तो जोरदार तालियों के साथ जो विकलांग होते हुए भी अपनी मेहनत के बल पर हरियाणा के रतिया ब्लॉक का आज तीसरा ब्लॉक सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे ब्लॉक कमेटी के सलाहकार मास्टर राम गोपाल जी और हमारे ब्लॉक सचिव पप्पल कुमार, जिनकी संयुक्त अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और साथ ही आज के जो संचालन कर रहे हैं करमजीत सिंह पदम, जो रतिया ब्लॉक के प्रधान हैं। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष मंडल के बीच में बैठे हुए हमारे विकलांग अधिकार मंच हरियाणा के राज्य अध्यक्ष व हिसार फतेहाबाद जिले के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गोयल जी और जिले के सेक्रेटरी सुरेंद्र जांडली, जिला उप प्रधान रामनिवास और हमारे इस संगठन को आज इस सम्मेलन के इस मौके पर बधाई संदेश देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे राजेंद्र बालोट जी, जो अखिल भारतीय किसान सभा के सेक्रेटरी हैं जी, जिला सेक्रेटरी, और साथियों तमाम अलग अलग गांव से आए हुए, रतिया ब्लॉक से आए हुए तमाम मेरे संघर्षशील साथियों, सबसे पहले आपको सम्मेलन की बधाई कि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हो कि हम इस सम्मेलन को जल्द से जल्द करें, और आप लोगों की एक मेहनत रंग लेके आई है। आज आप उस सम्मेलन को कर रहे हैं। दूसरी, इस सम्मेलन के अवसर पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो सम्मेलन पिछला हुआ था, उस सम्मेलन से लेकर और अब तक कुल मिलाकर आप लोगों ने कितना काम किया है, और जो कमेटी के साथियों ने, जिन लोगों ने आप बड़े हॉल में जो चुना था, उस कमेटी ने कितना काम किया है, उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे कि कितना और करना चाहिए था, कितना नहीं कर पाए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और वो एक रिपोर्ट आपके बीच में रखी जाएगी, जो हमारे साथी हैं करमजीत पदम, ये उस रिपोर्ट को रखेंगे। और साथ ही इस बात पे भी चर्चा होगी कि आगे की हमारी क्या रणनीति हो, हम किस तरीके से आगे काम कर सकते हैं, और उस पे ये इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे अभी आगे कि हम जो काम कर रहे हैं क्या सही दिशा में कर रहे हैं, काम करने में हमें कुछ खुशी महसूस हो रही है, या हम किसी काम को बोझ की तरह कर रहे हैं। वो भी सवाल आज इस चर्चा का विषय हमारा होना चाहिए। और जिस साथियों को किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत रही हो काम करते हुए, एक दूसरे से भी या पारिवारिक तरीके से भी या करिए राजनीतिक तौर पे भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत रही हो, वो भी अपनी चर्चा इस सम्मेलन के दौरान भी, इस काम करते हुए जो बाधाएं आई हैं, वो भी अपनी रख सकता है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे साथियों। ये हमारा एक अलग से विषय होगा मेरी बातचीत खत्म होने के बाद। लेकिन आज हम जिस सम्मेलन में बातचीत करने के लिए आए हैं साथियों, कुछ बातचीत ऐसी है जो हम सब के लिए जरूरी है कि हम इस संगठन में काम कर रहे हैं, तो हरियाणा की ठीक ठीक तस्वीर हमने पता होनी चाहिए कि हरियाणा में विकलांगों के क्या हालात हैं, फतेहाबाद में विकलांगों के क्या हालात हैं, और रतिया के अंदर क्या हालात हैं। जब हम गांव स्तर पर जाएंगे तो हमारे साथी किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, उनके ऊपर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वो सरकार से हमें जितनी उम्मीद है, क्या सरकार उसके ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही, हम उसके लिए कितना सरकार से मांग की है आज तक हमने, और उस पर कितनी हमारी हल हुई है, ये चर्चा करना इस सम्मेलन का मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी है। और इसी से आगे की हमारी कोई दिशा तय होगी। यदि हम ठीक ठीक हरियाणा का आकलन नहीं कर पाएंगे विकलांगों के हालातों का, तो हम ठीक ठीक विकलांगों के लिए
काम भी नहीं कर पाएंगे, उनके प्रति हमारा जो दायित्व है ठीक ठीक न्याय नहीं कर पाएंगे विकलांगों को के ऊपर, इसलिए हमारी वो चर्चा भी जरूरी है। तो साथियों, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि विकलांगों के जो हालात है आज के टाइम में, कि हमारा एक नारा है, हमें भीख नहीं रोजगार चाहिए और जीने का अधिकार चाहिए। वैसे तो एक लाइन है और ये हमारा पूरे भारत का जो हमारा संगठन बना हुआ है राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच, उसका ये नारा है, पूरे भारत का नारा है ये। और इस नारे में हमारा पूरा जीवन शामिल है। जब आप इसको खोल के बातचीत देखोगे इसके बारे में, एक एक शब्द के बारे में जब आप चर्चा करोगे, तब आपको पता लगेगा कि इस नारे का कितना बड़ा अर्थ है। हमें भीख नहीं, भीख का मतलब आज तक हमने जो चीज मिल रही है वो हमें अधिकारों के तौर पे कितनी मिल रही है, उस पे सवाल है ये। हमें भीख के तौर पे ज्यादा दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे विकलांगों के कल्याण के लिए बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं और ज्यादातर संस्थाओं का एक ट्रेंड होता काम करने का कि हम किसी को रिक्शा दे दी, किसी को छोटी मोटी स्कूटी दे दी, या पैरों के जूते दे दिए, कानों की मशीन दे दी, मतलब ये इस तरह का सामान दे, या कुछ खाने का सामान दे दिया। लेकिन वो कुछ लोगों को दिया जाता है, उसके आधार को बना के बहुत से विकलांगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। और कोई बड़ा चीफ गेस्ट आता है और इतना बड़े कार्यक्रम को देख के उनको अच्छे खासे पैसे दे जाता है, या फिर उनका जो ग्रांट होता है वो अच्छा खासा उनका ग्रांट पास कर देता है। ये ट्रेंड हरियाणा का विकलांगों की जो सोसाइटियां हैं, जो विकलांगों के कल्याण के नाम से रजिस्टर्ड है, ज्यादातर वो इस तरीके से काम कर रही हैं। और मुझे लग रहा है कि जितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग उन संस्थाओं के किसी न किसी में गए भी होंगे। ज्यादातर सरकार के द्वारा बहुत कम कैंप लगते हैं, ज्यादातर वही संस्थाएं लगाती हैं, लेकिन बाद में हमारे बहुत से साथी निराश होकर आते हैं इस बात के लेकर, जी मुझे तो मिला नहीं, खाम का वैसे चले गए। हाँ, सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था वहां पर आपको जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आपको जब अच्छा खाने को मिलेगा तो आप बहुत कम बोल पाओगे। कहेंगे बस चलो खाने को तो मिला, कुछ मिला नहीं तो क्या हुआ, कम से कम खा के तो आए। तो आपकी जो सवाल हो बहुत कम हो जाते हैं। जब आपको खाने को भी ना मिले और आप जिस सामान के लिए गए वो सामान भी ना मिले, तो आपके अंदर गुस्सा शिखर पे होता है। लेकिन उसमें से आपको कुछ चीजें मिल जाती है तो आप उस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत की एक कल्चर है, भावनाओं पे काम करता है हमारा देश। ज्यादातर लोगों का है कि आज किसी की भावनाओं को के साथ खेल के उससे कितना फायदा लिया जा सकता है, और विकलांग उसका ज्यादा शिकार है। एक तरीके से कल्याण के नाम से जब बात आती है तो हमें उसके प्रति इतनी सहानुभूति हो जाती है कि यार ये तो हमारा खास बंदा है, यार ये देखो मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है, देखो कितनी अच्छी बातें कर रहा है। लेकिन उसके पीछे उसकी कोई ना कोई राजनीतिक मंशा भी हो सकती है, उसके पीछे कुछ उसका कुछ और भी हो सकता है, कोई बड़ा बजट लेने का भी ट्रेंड हो सकता है, उसका सरकार से कोई बड़ा फायदा लेने का भी हो सकता है, ऐसा उसका हो सकता है। लेकिन वो विकलांग वहां तक नहीं सोच पाता और आखिर में वो उसी के साथ लग जाता है। और ज्यादातर हम जब राजनीतिक पार्टियों की बातचीत भी करते हैं, अब जिसको भी वोट देते हैं, उदाहरण के तौर पे हम उन्हीं के हाथ हमने आज तक मजबूत किए हैं। हमारे हाथ तो आज तक हमने मजबूत नहीं किए। जब हमारी एकता की बात आती है, इकट्ठे होकर बोलने की, तो ये हमारे राज्य के प्रधान भी अनुभव ले रहे हैं। और उसके लिए यहाँ की जो कमेटी है, जब कोई प्रदर्शन या धरने की बात आती है, 5,000 रुपये पेंशन की बात आती है, उसके लिए इकट्ठे होने की बात आती है, तो 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन पेंशन तो सभी को चाहिए ना, हर घर में पेंशन सभी को चाहिए, वो भी 5,000 तो पक्की चाहिए, सबकी इच्छा है ये पेंशन चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। शिक्षा भी चाहिए, वो भी फ्री चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य भी चाहिए, 25 लाख का बीमा हमारा होना चाहिए, सभी की ये मांग हो सकती है। लेकिन उसके लिए जब संघर्ष करने की बात आती है तो कितने लोग हैं उस लड़ाई में आगे बढ़ते हैं? नाम मात्र लोग होते हैं। और जो लड़ते हैं उसके प्रति भी कुछ अलग धारणाएं हो जाती हैं, यार ये लड़ रहा है, इसका कोई ना कोई स्वार्थ भी होगा। उसको ये कह के गांव में उसको कंडम भी कर देते होंगे जो लड़ने वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पे जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था, उस टाइम भगत सिंह जैसे युवा लड़ रहे थे, उसके प्रति कोई अच्छा माहौल नहीं था। अंग्रेजों द्वारा उसको देशद्रोही का एक वातावरण बना रखा था। जैसे आज के टाइम में जो बोलता है तो उसको मुंह बंद करने के लिए उसका एक ट्रेंड चला दिया जाता है,
ताकि उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दे, ईडी सीडी जो भी है, मतलब उसको दबा दिया जाता। उसी तरीके एक अंग्रेजों के टाइम में ऐसा ही होता था। लेकिन उस टाइम भगत सिंह लड़ रहा था, उसके पीछे कितने लोग थे? केवल 1 लाख लोग थे। और भारत की आबादी तो उस टाइम बहुत ज्यादा थी, आबादी करोड़ों में थी, लेकिन बोलने वाले कितने लोग थे? मुट्ठी भर कह सकते हैं उस टाइम, जिन्होंने देश के लिए लड़े। लेकिन उसके प्रति जो वातावरण था, लेकिन जब देश आजाद हुआ, उसकी कुर्बानी जब लोगों के पास पहुंची, तो लोगों ने मतलब उसको आंखों के पलकों पे बैठा लिया। आज पूरी दुनिया में भगत सिंह आइकॉन के नाम से युवाओं का आइकॉन है। लेकिन उस टाइम तो लेकिन उस टाइम जो जिसकी भी सरकार होती है, वो एक माहौल बनाती है। वो जिसको बड़ा करना चाहती है उसको बड़ा कर सकती है, जिसको छोटा करना चाहे उसको छोटा कर सकती है। तो इसी तरीके से साथियों, जो विकलांगों की जो हम बातचीत करते हैं, तो हमारे प्रति जो सहानुभूति के आधार पे, हमारी भावनाओं के आधार पे उसका फायदा उठा के बहुत सी संस्थाएं आज भी लाभ ले रही हैं। वो हमारे जीवन पे बात नहीं करना चाहती, वो इस बात पे नहीं करना चाहती कि विकलांग की जो प्रॉपर्टी है, क्या उस प्रॉपर्टी को ठीक से यूज कर रहा कि नहीं कर रहा, क्या उसके माता पिता उसकी ठीक से परवरिश कर रहे कि नहीं कर रहे। विकलांगों के 2016 का जो कानून उसके अंदर लिखी हुई है, किसी विकलांग को बेदखल नहीं किया जा सकता, उसको प्रॉपर्टी से बाहर नहीं किया जा सकता, उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता, उसके कानूनी अधिकार हैं। सबसे ज्यादा यदि घर में 2 बच्चे हैं, एक स्वस्थ है, एक विकलांग है, तो प्रायोरिटी के तौर पे विकलांग होना चाहिए। ये कानून में है हमारे 2016 का जो हमारा कानून, इसके अंदर प्रावधान है। ये किसी की उसकी प्रॉपर्टी नहीं हड़प सकता। लेकिन आज के दौर पे हमारे पास बहुत ऐसे केस आ रहे हैं, तो गांव के अंदर भी, परिवार के अंदर भी ज्यादा टॉर्चर हो रहे हैं हमारे साथी। ये बात आज हम क्यों करना चाह रहे हैं? कई साथियों को ये भी लग रहा होगा, यार ये तो हमारे परिवार में फूट डालने के लिए कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि मैं भी विकलांग हूं, मैं भी एक परिवार में जी रहा हूं, तो अनुभव तो मैं वहां से भी ले रहा हूं ना मेरा। तो आप भी अपने अपने परिवार में जब बैठे हो, अनुभव तो वहां से भी ले रहे होंगे कि मेरे परिवार में मेरी कितनी इज्जत हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। आज भी मुझे बहुत से विकलांग ऐसे मिल जाएंगे कि केवल 3000 रुपए उसको मिलते जरूर हैं, लेकिन बीड़ी पीने के लिए उसके पास 10 रुपए मंडल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये आज के टाइम में है, वो एक लत है उसको नशे की। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बीड़ी पीनी चाहिए, नशा का नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एक उदाहरण है, या उसका चाय पीना का मन कर जाए कहीं पर, वो 10 रुपए वो लगा नहीं सकता उस चाय पीने के लिए। वो किसी से कहा भैया मेरे को चाय पिला दीजिए ना, भैया मेरे को ये कर दीजिए ना, तो वो दूसरे से भीख मांगता हुआ मिलेगा। हमारे पास ऐसे बहुत उदाहरण हैं, विकलांगों को 3000 रुपए पेंशन लेने के बावजूद भी भीख मांगने जैसे हालात उनके बने हुए हैं। तो क्या हमारी स्थिति ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। जब स्वास्थ्य की बात आती है, तो हमारे बहुत से विकलांग भाइयों के हालात इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। इतनी ज्यादा बीमारियों के शिकार हैं वो बंदे। एक तो मानसिक तनाव में है हमारे बंदे, उसके वजह से ज्यादा दिक्कतें तो शरीर में वैसे ही हो जाती है जो तनाव में होता है। और दूसरा, उसको और तरीके की जो बीमारी होने की वजह से 3000 रुपए को लेकर वो एक बार में हॉस्पिटल यदि उसको जाना पड़ जाए प्राइवेट में, तो 3000 रुपए का तो एक जुकाम ठीक होगा, उसका बुखार 3000 में होगा, उसको महीना निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेगा वो? कल्पना करके देखिए आप, 3000 रुपए में कैसे वो हॉस्पिटल से अलग है, अपने उसके पास पैसा ही नहीं है। और ज्यादातर परिवारों में ये देखने को मिलता है कि पेंशन आई और विकलांग को ले गए, निकलवाई और जेब में परिवार वालों के डल गई और विकलांग को फ्री कर दिया, घूमता रहे। ज्यादातर विकलांगों के अंदर ये, मुझे बहुत ज्यादा विकलांगों के अंदर ये मिला है। पैसे तक तो उसकी वाह, जिस दिन पेंशन आएगी या एक दिन पहले उसकी कदर से होनी शुरू हो जाएगी, कब आएगी आपकी पेंशन, क्या खाओगे, यहां तक भी हो सकती है। लेकिन जैसे पेंशन निकली बैंक से, उसके बाद उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो 1 महीना कैसे निकाल रहा है कैसे नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। तो झूठ, मेरी कोई बात भी आपको झूठ लग रही है तो बिल्कुल सवाल कर सकते हो आप कोई भी किसी तरीके से भी। दूसरी साथियों, स्वास्थ्य का है, हम विकलांग अधिकार मंच हमारा हरियाणा के अंदर ये मांग करता है कि विकलांगों का 25 लाख रुपए बीमा होना चाहिए। हमारा जो आयुष्मान कार्ड है वो 5 की बजाय 25 लाख का होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो विकलांगों को बार बार
ऑपरेशन तक करवाने पड़ जाते हैं, लेकिन वो इतनी महंगी हैं वो बीमारियां कि वो 5 लाख के उसमें नहीं आती हूं। और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो क्राइटेरिया में नहीं आती, जो उन्होंने आयुष्मान कार्ड के अंदर जो बीमारियां दिखा रखी हैं, कई बीमारियां ऐसी हो उसके अंदर है ही नहीं। तो ये जो सरकार के जो पैमाने 25 लाख तक सरकार ने कोई भी बीमारी हो विकलांग के लिए स्पेशल कहना चाहिए, 25 लाख तक उसका फ्री इलाज करेंगे, और चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, ये सरकार ने घोषणा करनी चाहिए। इसके लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार कर क्या रही है, जो 5 लाख हैं उन लोगों के भी जो कार्ड बने हुए हैं वो भी उसका ठीक ठीक फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो कई हॉस्पिटलों में जिसको लागू नहीं है, और जिस हॉस्पिटल में लागू है उससे पहले क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई पहले अपना चेकअप करवाओ, आप एडमिट होगे तभी आपके ये आयुष्मान वाले लागू होंगे, नहीं तो लागू नहीं होंगे। अब वो चेकअप करवाने से लेके डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन फी फाइल तैयार करवाने से लेके, और वो सारे पैसे उसकी जेब से लगते हैं। यदि 2, 4, 5 हजार रुपए उसकी जेब से लग जाए और फिर कहें भाई ये बीमारी इसमें आती नहीं, ये ट्रेंड चला हुआ है। हॉस्पिटलों की जो लूट है ये चली हुई है कि बीमारी कंफर्म होने के बाद जब ऑपरेशन का टाइम आता है तभी उसको इंक्लूड करते, उसमें शामिल करते हैं उसका बाद का खर्चा, और वो भी ऑपरेशन तक को सीमित करते हैं वहां तक। लेकिन उससे पहले उसका जो खर्चा लग गया उसकी कोई वापसी नहीं, कोई भरपाई नहीं किसी तरीके से भी। ये ट्रेंड है, और पहले से ही ये तय कर दिया जाता है। सरकार चाहे या हॉस्पिटल वाला चाहे ये कह सकता कि पहले ये बताओ आप किस बीमारी के लिए आए हो, जी मेरे ये बीमारी है, वो पैनल में देखो किसकी या बीमारी इस पैनल में आती कि नहीं आती। यदि नहीं आती तो उसको चेकअप करवाने की जरूरत क्या है, कहते भाई आप पैनल में नहीं आते, ये बीमारी इस पैनल में नहीं है, आप यहां नहीं आओ। लेकिन वो क्या करेंगे, नहीं जी क्या पता आपकी ये बीमारी है या नहीं है, पहले आप चेक करवाओ। मतलब 5-10 हजार रुपए उनसे उन्होंने लेने ही होते हैं। ये हॉस्पिटलों में लूट चली हुई है। तो बताओ जो विकलांग है उसको आयुष्मान कार्ड बनने के बावजूद भी उसको सुविधा नहीं मिल पा रही है, और जो उसको 3,000 रुपए पेंशन मिलते हैं, क्या वो उसको उस तरीके से देनी पड़ जाए तो वो क्या खाएगा। ये बड़ी समस्या आज के टाइम में। इसी तरीके से साथियों हम रोजगार की बातचीत करते हैं, रोजगार के भी हालात हमारे अच्छे नहीं है साथियों। हमारे बहुत से साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हरियाणा का एक आंकड़ा बता भी रहा है कि हमारे जो पढ़े लिखे जो साथी हैं, जो +2 से ऊपर जो पढ़े हुए हैं, वो 9% है टोटल जो हमारी आबादी है। टोटल आबादी हम लगभग 15 लाख मानते हैं हरियाणा के अंदर, उसमें से 9% लोग +2 के बाद ग्रेजुएशन MA PhD जो भी है वो किए हुए हैं, कोर्स वगैरह किए हुए हैं। और उससे जो नीचे के जो लोग हैं 12वीं से जो नीचे के हैं वो 13% पढ़े हुए हैं। तो बाकी हमारे तो पढ़े लिखे नहीं है। करीबन 39% आबादी तो हमारी ऐसी है जो स्कूल के अंदर, 48% आबादी तो ऐसी है जो अनपढ़ के बराबर है या अनपढ़ ही है। तो इसका मतलब 52% ही हम ठीक ठाक पढ़े हुए हैं, अखबार वगैरह पढ़ लेते हैं या छोटे मोटे काम धंधे कर लेते हैं, वहां तक हमारी स्थिति है। लेकिन बाकी हमारे साथी कहाँ हैं। लेकिन जब उनके रोजगार की बातचीत भी आती है तो बहुत से साथी बहुत ही पिछली लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। अच्छे एजुकेटेड होने का बावजूद भी पढ़ाई के मामले, नौकरी के मामले बहुत पीछे हैं। बड़ा संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से हमारे कुछ साथियों को नौकरी मिल जाती है, वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन वह क्वालिटी बहुत से विकलांगों के अंदर है, हुनर में कमी नहीं है हमारे अंदर। आज हमारा हुनर हम ये दिखा चुके हैं कि अंतरिक्ष की जिन्होंने खोज करी थी वो भी विकलांग था। आकाश गंगाओं की खोज किसने की थी? स्टीफन हॉकिंग। वो विकलांग था, उसके हाथ पांव काम नहीं करते थे, केवल दिमाग काम करता था। लेकिन उसने ये बता दिया कि ब्रह्मांड में क्या है, पूरी दुनिया कैसे चल रही है, कहां पर क्या है, किस दुनिया के अंदर उस बंदे ने खोज की। तो ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है। इसी तरीके से अब खेलों के मामले में भी गोल्ड मेडल लेके आने वाले, पैरा ओलंपिक गेम वाले सबसे ज्यादा हैं भारत के अंदर। जो भारत का मान सम्मान जिन्होंने आगे बढ़ाया है सबसे ज्यादा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम खेल के मामले में पीछे हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई अच्छी धारणाएं है नहीं। सरकार के मंत्री इस तरीके से बयान देते हैं कि आजकल तो विकलांग भी पहलवान बनने लगे।
मतलब हमारे को तो पहलवान ही नहीं माना जा रहा, खिलाड़ी ही नहीं मानते हमारे प्रति, इस तरीके की बयानबाजी होती है। और अभी तो मध्य प्रदेश का एक मंत्री ने जो बयान दिया था, आप लोगों ने सुना भी होगा, कितनी गलत तरीके से भाषा का प्रयोग करता हो। मतलब विकलांगों के ऊपर सीधा सीधा कमेंट, और जबकि ये हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इस तरीके की जो बयानबाजी होती है उसको मुकदमे का हकदार है, उसको 3 साल से 6 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन भाई सजा कौन दे उस मंत्री को? मध्य प्रदेश का मंत्री है, उसको कौन दे सजा? कोर्ट में केस चलते रहेंगे, क्या होगा उसका? जिसकी सरकार है भाई, चल तो उसी रहेगी, उसी की चलेगी ना। केस को पेंडिंग डेट देंगे, लंबा चलता रहेगा, क्या होगा? आखिर में क्या पता हो केस उसी के आ जाए, या विकलांग के ऊपर इतना केस करने वाले ऊपर इतना टॉर्चर डाल दिया जाए, आखिर में उस केस को भी डिसमिस करवा दिया जाए। कई चीजें आती हैं उसके अंदर केस डालने के बाद भी। लेकिन क्या एक मंत्री की, मुख्यमंत्री की क्या ऐसी भाषा होनी चाहिए? उससे पहले हमारे यहाँ पर जो कृष्ण बेदी, जो उसको दोबारा समाज कल्याण मंत्री बना दिया, जो विकलांगों का पहले ही विरोधी है, और उसी मंत्री को दोबारा फिर बना दिया। एक हम जब हमारा पूरा भारत का विकलांग ना हरियाणा का विकलांग इकट्ठा होके करनाल के अंदर प्रदर्शन कर रहा था कि हमारी 40% पर हमारा बस पास होना चाहिए, हमारी पेंशन होनी चाहिए 3000 रुपये, उस टाइम हमारी मांग थी पेंशन की। उस टाइम उसके पास नौकरी के लिए हम गए थे, हमारे पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। उसने वहां पर हमारे अपने पास बुलाया हमारा प्रतिनिधिमंडल, और जब उस प्रतिनिधिमंडल से बात करने की बात आई तो पता उसने क्या कहा था? मैं मेरे आपके वोटों से नहीं बना हूं, मैं मेरी किस्मत से बना हूं। एक मंत्री की क्या ऐसी भाषा होनी चाहिए? एक मंत्री सरकार में बैठा और वो ये विकलांगों के प्रति ये कह रहा है कि मैं आपके वोटों से नहीं बना हुआ, मैं मेरी किस्मत से बना हुआ। और उस टाइम हमारे को धक्के मार के उनके जो बॉडीगार्ड थे बाहर फेंका हमारे को। 5-7 साथियों को जब हमने इसका विरोध किया कि आप बहुत गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे को बाहर फेंका गया और पुलिस के दबाव के बिल्कुल बाहर निकाल दिया। पुलिस बुला थी वहां पर काफी उस टाइम, लेकिन हम डरे तो नहीं उस टाइम। हमने उसी टाइम कमेटी ने फैसला लिया कि हम पूरे हरियाणा के अंदर कृष्ण बेदी के पुतले फूकेंगे। इसने माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पे। और कृष्ण बेदी जी को उस टाइम एक बात कह के आए थे कि बेदी जी कोई बात नहीं, आज आपकी हवा है, अगली बार आपकी किस्मत इतनी अच्छी है तो अगली बार जीत के दिखाना आपको। हम चैलेंज करते हैं आपको, हम ये बताएंगे कि विकलांगों के वोट है या नहीं है, आप विकलांगों की ताकत को कितना आंकते हैं। जैसे ही शाहबाद के अंदर तो एमएलए के चुनाव हुए, हमारे साथियों ने वहां पर विकलांग अधिकार मंच के साथियों ने अपनी साइकिलों पर माइक बांध के गांव गांव के अंदर घूम गए, शहर के अंदर अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, कृष्ण बेदी को वोट मत देना, किसी को दे देना। इन्होंने विकलांगों का अपमान किया है। एक ही बात बस, 36,000 वोटों से आ रहे थे, 36,000 वोटों से। उसके बाद कृष्ण बेदी, हमने ये सोचा कि कभी मिलेगा तो जरूर कहेंगे ये बात है, भाई आपकी किस्मत कहां गई अब। लेकिन हमें वो पूरी 5 साल मिले नहीं कहीं पर भी, जो उस टाइम वो मिलने थे। लेकिन अब दोबारा फिर छक्का लग गया उसका। तो भाई अब ये जो दोबारा गवर्नमेंट आई है, इसमें अब फिर मंत्री बना दिए, उसी डिपार्टमेंट के मंत्री बना दिए। तो ये सरकार का नेचर मैं नेचर क्यों समझा रहा हूं? जो अपराध कर रहा है उसी को हमारा रुखाड़ा बना दिया जाता है। दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो ये जो चीजें हैं, जो जिस तरीके से विकलांग जो उम्मीद करता है, आप देखिए कि आज विकलांग कमिश्नर जो हमारा है, यदि किसी विकलांग के ऊपर अन्याय होता है और वो अपनी एक अर्जी लगाने के लिए उसका एक विभाग बना हुआ है विकलांगों का, वहां पर वो अपनी दरखास्त दे सकता है। जब कोई पुलिस थाना, कोई एमएलए एमपी हमारी ना सुने तो हम सीधी वहां पर अपनी दरखास्त दे सकते हैं। वहां उस कमिश्नर को अभी तक नहीं लगाया गया है। वो पहले वाला रिटायरमेंट कर दिया, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग होनी थी दूसरे की, मक्कड़ के बाद है, राजकुमार मक्कड़ के बाद है। अभी तक कोई कमिश्नर नहीं बैठाया गया है। इसका मतलब क्या है? विकलांगों के कल्याण से घना ज्यादा मतलब नहीं इन लोगों का। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ था कर्मचारी का, बड़ा मतलब उसकी प्रमोशन होनी थी कर्मचारी की, सोनीपत का केस है। प्रमोशन होनी थी और उसकी प्रमोशन किसी दूसरे ने उसकी प्रमोशन कर दी, उस विकलांग की नहीं करी।
और उसने कहा, जैसे उसने पता लगा कि प्रमोशन तो मेरी होनी थी और इसकी प्रमोशन कैसे हो गई, उसने जब लेटर देखा उसने उसकी फोटो खींच ली लेटर की, भाई इसकी प्रमोशन हो गई और मेरी नहीं हुई। उसने आगे उसकी अपील कर दी, जी विकलांग मेरी सीनियरिटी के हिसाब से तो प्रमोशन मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक विकलांग होने के नाते मेरी प्रमोशन को इग्नोर कर दिया गया, इसकी प्रमोशन हो गई, ये कैसे है, मेरे को इसका जवाब दिया जाए। जब ऐसे उस बात का पता लगा तो डिपार्टमेंट में वो बात वापिस आनी थी। तो उस बंदे जिसकी प्रमोशन होनी थी वो बंदा शेड्यूल कास्ट से था। उन्होंने क्या किया, वहां का जो ऐड है उसने कहा कि आप इसके साथ सेटिंग करो, नहीं तो आपकी प्रमोशन चली जाएगी। इफ जिसकी प्रमोशन हो रही है और उसको ये लग रहा कि ये विकलांग मेरे बीच में बाधा के तौर पे खड़ा हो गया, तो प्रयास तो करेगा। उसने प्रयास किया, वो नहीं माना, भाई मेरा राइट है, मैं नहीं मानूंगा। आखिर में झगड़े का आरोप लगा के उस पर एससी एक्ट लगवा दिया, उस विकलांग के ऊपर एससी एक्ट लगवा दिया कि अब तो ये मानेगा, अब ये केस को से बरी होने के लिए ये समझौता करेगा। रणनीति देखो कितनी वो है। लेकिन उस बंदे ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि मेरी इससे किसी तरीका मैंने कोई इसके दुर्व्यवहार नहीं किया और मेरे को मतलब जानबूझ के इसके अंदर फंसाया गया है। ऊपर से अपील करी, उसने विकलांग कमिश्नर की मदद मांगने की जरूर कोशिश करी, तो यहां पर कमिश्नर ही नहीं है। अब उसको सख्त जरूरत है कमिश्नर की, यहां नहीं है। उन्होंने दिल्ली के अंदर जो बड़ा आयुक्त है, चंडीगढ़ से हरियाणा से जो बड़ा जो आयुक्त है विकलांगों का, वहां पर उन्होंने अब अपील करी, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया कि यह मामला यहां का नहीं बनता, आप हरियाणा से ही सोल्व होगा, आप वहीं पर अपील करो। इसका क्या मतलब बनता है भाई, आप यदि आपके गांव में कोई सरपंच ना हो और कोई मामला आ जाए, तो जब तक सरपंच ना हो तो इसका मतलब आपका कोई समाधान नहीं है। इसका मतलब तो यही होगा ना, तो हम तो लावारिस हो गए भाई, हमारा कमिश्नर है ही नहीं, हम तो लावारिस है। तो ये इस तरीके के हालात में अब वो फंसा हुआ, वो कह रहा कि मैं और मेरी घरवाली बहुत तनाव में है। ऋषिकेश जी, ऐसा मन करता है कभी कभी बार तो कि हम आत्महत्याएं कर लें, मतलब उनकी यहां तक की भी मतलब पीड़ाएं आई है एक बोलते हुए कि हम बहुत डिप्रेशन में हैं और मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है, क्योंकि पूरा परिवार का जो काम चलता है उस पेंशन से चल रहा है, उस मतलब उस तनख्वाह से चल रहा है, और अब उसकी वो ना रहे, क्योंकि अब जिस तरीके से एससी एक्ट लगा रखा है तो उसको तो नौकरी से बाहर करने की तैयारी है ना। केवल प्रमोशन का तो मामला नहीं रहा, अब तो उसको कहा गया एससी एक्ट लगाओ, इसको नौकरी से हटवा दो। अब तो यहां तक की पोजीशन आ गई। अब विकलांग कहां तक लड़े, सवाल तो ये बनता है ना, कहां तक लड़े कि समाज से उन्होंने मंत्रियों के पास गुहार लगा ली, एमएलए के पास गुहार लगा ली, जहां तक वो जा सका गुहार लगा चुका है, लेकिन उसको सोल्यूशन नहीं दिख रहा। फिर कहीं से उन्होंने हमारा नंबर मिल गया और फिर कहा कि आप मुझे विकलांग अधिकार मंच से उम्मीद है कि आप मेरे साथ खड़े हो सकते हो। हमने कहा कि आप हमारे को अपनी एक शिकायत भेजिए और उसमें आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसके अंदर लिखिए और विकलांग अधिकार मंच को मेल भेजिए। हम हमारी राज्य की कमेटी उस पर चर्चा करके और उसके ऊपर बातचीत करेगी और हम कोशिश करेंगे कि आपका इसमें कहीं ना कहीं समाधान किया जाए। तो आज मैं देख रहा था मेल आज उन्होंने भेज दी है। अब उसकी हम बाद में निकलवा के उसको पूरे तरीके से हम पढ़ेंगे, मामला किस तरीके से, कहां से इसको रीड किया जा सकता है, कहां से इस मामले को ठीक तरीके से उठाया जा सकता है, मामला है। अब एक मामला एक ऐसा और है, ये मामला तो उसके जीवन यापन पे है, एक मामला प्रॉपर्टी का अभी ताजा है। मैं बड़ा अजीब कई दिनों से महसूस कर रहा हूं कि ज्यादातर जो हमारे पास जो केस आ रहे हैं ना, वो पारिवारिक झगड़े के ज्यादा आ रहे हैं। विकलांग परिवार में ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, सर पर समाज में तो है ही टॉर्चर होगा ऑलरेडी, उससे तो एक तरीके से उसको आदत पड़ चुकी है। बस कोई उसको चौटाला बोल दे, उसको लंगड़ा लुल्ला बोल दे, तो मुझे लग रहा है कि वो विकलांग लोग इग्नोर सा कर देता है, ज्यादा उसके सामने नहीं होता। लेकिन जहां वो रोटी खा रहा है, यदि वहीं से उसको समस्या आ जाए, फिर वो विकलांग कहां जाए भाई, ये तो संकट है।
भाई एक दरवाजा आखिर मेरा यही है खुला, और ये भी एक ऐसे हालात में कि मेरा बंद होने वाला है। तो एक ऐसा ही मामला प्रॉपर्टी ने लेके हिसार का आया हुआ है, बरवाड़ा हल्के का। मामला क्या है, उस बंदे का 8 एकड़ जमीन है, और 1 एकड़ जमीन कम से कम 70 लाख की है। 1 एकड़ जमीन का जो रेट है 70 लाख रुपए है। तो 8 एकड़ जमीन का आप अंदाजा लगाओ, करोड़ों का मामला हो गया। और 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो वो बड़ा है। जमीन ज्यादा होने की वजह से वो कम बीए पढ़ा हुआ था और 100% हैंडीकैप है, लेकिन ज्यादा पढ़ा होने की वजह से जमीन अच्छी है उसके पास, तो उसकी शादी हो गई। उसकी जो घरवाली है वो हैंडीकैप नहीं है, एक अच्छी सुंदर महिला के साथ उसकी मतलब शादी हो गई, मैं ये भी कह सकता हूं साथ में समझाने के लिए। और अब उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका जो भाई है उसकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन उस भाई उस पत्नी की सुंदरता को देख के उसको ये लग रहा था कि ये तो 100% है, तो यह भी मेरी बन जे। तो एक तो है मेरे घर वाली, एक और बन जे तो मेरे दिक्कत को नहीं। वह महिला स्वाभिमानी है, वो यह चाह नहीं रही थी कि मैं मेरे पति से अलावा मैं किसी दूसरे के साथ इस तरीके से हूं। तो घर में झगड़े होने शुरू हो गए। उसने अपने पति को बताया कि इसकी नजरों में कब कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और कोशिश कर रहा है कि ये मेरे साथ कुछ करने के लिए। अब जैसे उसको पता लगा, वो बीपीआई तरीके का बंदा, मतलब गुस्सेल टाइप का बंदा है, प्रेशर हाई हो गया। वो आमने सामने हो गए भाई, और वो बात यहां तक आ गई कि भाई अब इकट्ठा रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसने कहा कि मेरा हिस्सा दो मेरे को, और मैं तो अलग होना चाहता हूं। जैसी अब हिस्से की बात आती है तब स्टोरी एक अलग तरीके से खड़ी होती है। उसने सोचा कि अब तो ये प्रॉपर्टी भी गई, और जिसके प्रति तू देख रहा था वह भी चली गई, जाओगी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने अपने मम्मी पापा को सेट किया और ये कोशिश करवाई कि ये जो विकलांग है ये ठीक नहीं है, इसकी जो भाषा है, इसका जो तरीका है ये ठीक नहीं है, और ये मेरे ऊपर जो ब्लेम लगा रहा है ये झूठे लगा रहा है। उसने माँ बाप को फेवर में लेके उस विकलांग को बेदखल करवा दिया। बेदखल, विकलांग बेदखल होने का मतलब उसकी की प्रॉपर्टी तो गई, तो उसकी घरवाली ये सारे बेदखल हो गए। जैसे ही वो अखबार में खबर आई तो उस विकलांग को पता चला कि मेरे को बेदखल कर दिया गया है। तो उसने परिवार को औरों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो परिवार वालों ने सोचा, भाई उसके माँ बाप ने सोचा ये तो बड़ा हंगामा होगा, तो उसको दबाने के लिए कहा कि हमें आपको कोई बेदखल नहीं किया है, आप अलग होना चाहते हो तो हिसार के अंदर जमीन अपना एक प्लाट है, हम वहां पर आपका एक कमरा डाल के आप वहां आराम से रह सकते हो, वो भी 30 लाख रुपए का है, उसमें आप आराम से रह सकते हो। तो उसकी घरवाली से जब बातचीत हुई तो उनको एहसास हुआ कि चलो अब तो पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब कुछ कम से कम कुछ देने के लिए अब इनकी बात तो हो गई। तो उन्होंने उस प्लाट में रहना शुरू कर दिया और वो मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। जैसे ही वहां पर रहने लग गए वो, कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, उसके पिताजी ने उसके ऊपर एक केस डलवा दिया कि ये हर रोज हमारे गांव में आता है और मैंने इसको बेदखल कर रखा है, और उसके बावजूद भी यहां पर आता हंगामा करके चला जाता है, मारपीट तक करता है और मेरे साथ हाथापाई करता है। मैं बुजुर्ग हूं, उसका पिताजी 70 साल का है, सीनियर सिटीजन के हिसाब से डीसी ऑफिस में उसकी दरखास्त लगा दी उसके खिलाफ।
और उसके पीछे बैक में कौन था? उसका भाई था, जो कुछ सब कुछ कर रहा था उसका भाई कर रहा था। लेकिन जब डीसी के पास वो मामला गया तो उस देखा कि ये बंदा यार 100% ये कैसे परेशान कर सकता है, बंदे पूरे परिवार को कैसे परेशान कर सकता है। ये तो वहां तक जाने में भी इसको रिक्शा की जरूरत पड़ती है, कोई साधन की जरूरत पड़ती है, ये इतनी दूर 30 किलोमीटर कैसे जाएगा। तो आखिर में ले देके डीसी साहब ने उस विकलांग के पक्ष में फैसला कर दिया कि भाई ये झूठा मामला है, इसमें विकलांग मंच ना हो, ये जो जहां पर ये रह रहा है ये जगह में ठीक रह रहा है, यहीं रहेगा। डीसी के आदेश से वो जगह पे तो उसको परमिशन मिल गई जब उसको निकालने की बात आई वहां से, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, रजिस्टर्ड तो नहीं है ना वहां। डीसी का फैसला कब तक चलेगा? अब कुछ दिन बाद परिवार वालों में से रिश्तेदारों ने उन्होंने ये बोल दिया भाई कह तो इस तरफ और कह इस तरफ, अच्छा झगड़ा कर लो, तुम्हें मारा पिट्टी होगी तभी कोई फैसला होगा, जमीन आपका हाथ में आओगी, नहीं आओगे नहीं। तो ऐसा करना वो मियां बीबी फिर गांव में चले गए। अब 3-4 दिन की बात है, वो पत्नी भी बहुत जबरदस्त पीटी और वो विकलांग को भी जबरदस्त पीटा गया। अच्छा पीटने के बाद जब थाने में गया और रात को 8 बजे हुए थे, मेरे पास फोन आता है और वो रोने लग रहा, प्रधान जी ये पुलिस वाला मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे, मैं थाने के अंदर खड़ा हूं, मेरी दरखास्त तक नहीं ले रहे और मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे परिवार वालों ने मेरे को पीट दिया, मेरी पत्नी के कपड़े फाड़ दिए, सड़क के बीच में नंगी कर दिया, ये कर दिया। उसने मेरे कई चीजें बताई मेरे को और हमारी दरखास्त नहीं ले रहे। मैं बोला भाई देखो, अब आपका ये यदि आपको ये लग रहा था कि आपकी ये चीजें हो सकती हैं परिवार में, तो आप फोन किया आपने मेरे पास है, ये वहां जाने से पहले आप एक बार मेरे से बात कर लेते, शायद हम आपके साथ चले जाते और वहां फिर हमारे पास आपको मारते तो उनको पता लग जाता कि किसके मार रहे हो आप। लेकिन आपने तो सीधा एक्शन लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फिर आप जब आपका वहां पर पुलिस वाले कोई दरखास्त नहीं ले रहे तब आपने मेरे पास फोन किया है। अब जी मेरी तो बुद्धि निकल गई, मैं क्या करूं, मेरी घरवाली ने प्रेशर बढ़ा दिया, जल्दी चलो ये करो, जो भी उसने जो भी कहा। हमने बड़ी मुश्किल से रात को उसकी फोन पे मैंने उसकी एप्लीकेशन लिखवाई, मैं बल्कि कहीं बाहर था उस टाइम, और हमारे विकलांग अधिकार मंच के कुछ कमेटी के 2-3 साथियों को रात को उनके पास भेजा। तो वहां पर पुलिस वाले दरखास्त नहीं ले रहे थे, तो मैंने खुद उनसे बात करी कि आप इनकी दरखास्त क्यों नहीं रहे। बोला जी प्रधान जी हम तो ले रहे हैं, हम ये लिख के कुछ दे तो नहीं रहा और वैसे कह रहा है कि मेरी दरखास्त लिखो। हम दरखास्त कैसे लिखे, दरखास्त तो इसने लिखनी पड़ेगी, हम तो ले सकते हैं। तो हमारे विकलांग अधिकार मंच के जो साथी गए थे उन्होंने उसकी दरखास्त लिखी, फिर उसकी दरखास्त दे ही गई। रात को 11 बज गए, उसको फिर वहां इशारा उसको भेजा गया। उन्होंने कहा कि विकलांग ये कह रहा है कि मैं तो यहीं बैठूंगा जब तक आप मेरा न्याय नहीं करते। तो ये मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूं साथियों, अभी वो मामला पुलिस के मामले में, अभी उसका फैसला नहीं हुआ है, यहां तक की बात हुई है। मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि कुछ चीजें बहुत से साथी हमारे ये महसूस करने लग जाते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है, परिवार से बहुत कुछ मिल रहा है और समाज से बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन जब हम अपने जीवन की ठीक एक बारीक पे हम चर्चा करते हैं तब हमें पता लगता कि यार हम तो खाली आते हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास तो खोने के लिए, लेकिन हाँ पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। उदाहरण के तौर पे 2011 के बाद विकलांग अधिकार मंच का गठन होता है इस हरियाणा के अंदर, उसके बाद बहुत सी चीजें आप लोगों को मिली हैं। कई बार हमारे साथी शिकायत कर देते हैं यार हम बहुत दिनों से विकलांग मंच में काम कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हुआ तो नहीं आज तक है यार, वैसे चक्कर काट के आ जाते हैं, धरने प्रदर्शनों में तो हमारे को बुला लेते हैं, वैसे कहीं बुलाते नहीं, ये एक शिकायत सी होती है। जबकि वो विकलांग देख नहीं रहा कि उसको बहुत कुछ मिला हुआ है। आप जब एक यूडीआईडी कार्ड देखते हो, ये विकलांग अधिकार मंच की देन है। राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली के जंतर मंतर पे हम इकट्ठे हुए थे, उस टाइम हमने ये डिमांड करी थी, मोदी साहब को ये ज्ञापन दिया था कि हमारी एक ऐसी आईडी होनी चाहिए जो पूरे भारत में जिसको मान्यता मिले, और हम इसी के आधार पे हमारा बस पास, रेल पास, जो भी हमें सुविधा मिले वो इसी आधार पे मिले। वो ठीक है, उसमें अभी बहुत सी दिक्कतें आ रही है उसको बनवाने में भी,
उसको बरतने में भी अभी सरकार ने उसको पूरे तरीके से लागू भी नहीं किया है। लेकिन एक चीज हमारी शुरुआत तो हुई, 2016 का जो कानून है इसको लागू करवाने में, इसको बनवाने में हमारा बहुत बड़ा रोल है राष्ट्रीय स्तर पे। ये 2007 से चल रहा है ये ड्राफ्ट के तौर पे, 7, 8, 9 फिर 13 के अंदर चर्चा हुई, और जब 2014 में चुनाव के टाइम थे मोदी सरकार ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनाएगी तो हम इतनी लागू कराएंगे, ये जो ड्राफ्ट है इसको कानून में बनावांगे और जमीन पर लागू कराएंगे। तो 2014 में विकलांगा ने सपना लग गया भाई यह सरकार तो कुछ न कुछ करके दिखा सका है, और हवा भी बीजेपी की अच्छी हो रही थी उस टाइम। तो उस टाइम बीजेपी बन गई, अच्छे वोटों से बन गई, और हमने 2015 में मोदी जी को फिर याद दिलाया, माँ जी आपने वादा किया था 2016 का कानून लागू करने के लिए, हमारा वादा पूरा कीजिए। लेकिन मोदी जी ने उस टाइम कुछ दिन बाद उसने कहा कि ठीक हम करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद मोदी जी ने नोटबंदी का एक एक्शन ले लिया। याद हो आपने, रात में 12 बजे पुराने नोट रिजेक्ट कर दिए और नया 2000 का नोट निकाला। उस टाइम इतना विवाद खड़ा हो गया कि संसद के अंदर कोई बिल पास नहीं होने लग रहा था। सारे मंत्री विपक्ष को कहो था ना नोटबंदी पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार नोटबंदी पर चर्चा नहीं करना चाहा है। उस टाइम सरकार ने सोचा भाई और नहीं तो विकलांग वाला बिल पास करवा लिया, विकलांग वाला ड्राफ्ट लिया है। उस टाइम जो एक ड्राफ्ट था कानून कौन बन रहा था उनकी ले दे के वो हटा दिया बीच में। जैसे ही वो आया तो वह विपक्ष की बोलती बंद, विकलांग कानून और लग रहा है, और विपक्ष जब नु को नाम तो लागू को नहीं होता पहले तो नोटबंदी पर चर्चा करो, तो फिर ये बीजेपी आज नुकर देख हम तो तारा बार हम भला करना चाहो थे, लेकिन ये जो विपक्ष है नहीं यो देख चर्चा करने का तैयार नहीं है, इस कानून में पास नहीं करवाना चाहता। तो विपक्ष गया समझ है, उस टाइम विपक्ष ने बोला भाई इस पर चर्चा करने के तैयार, हाँ, लेकिन उनकी चर्चा करने की बजाय सीधा पास करवा दिया। उस टाइम यो पास हुआ था संकट की टाइम पर, जब कोई भी बिल पास को नहीं होने लग रहे थे, जितना अपना बिल पास होया था, लेकिन उस पर चर्चा को नहीं करवाई गई। बाद में पता चला जब ये कानून बना इसमें बहुत सी ऐसी चीजें डाल दी गई जो हम नहीं चाहते थे। एक ऊपर जो कमेटी बना है, सबसे टॉप जो कमेटी बना है 5 लोगों की, उस कमेटी के अंदर हमारा यो कहना था कि 3 आदमी विकलांग होने चाहिए, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो चाहे कोई एनजीओ तो हो, लेकिन विकलांग होने चाहिए 3-5 मत है। जब बहुमत की बात आवा है तो विकलांग का फेवर में जाओ वह चीज है, लेकिन इस शेर का बच्चा ने क्या कराया, विकलांगा की संख्या कर दी 2, सरकार की कर दी 3। अब कोई भी चीज हो पास करनी हो तो बहुमत तो सरकार का बनना भाई, यह चीज सबसे बड़ी कमजोरी उनकी उस टाइम डाल दी जो आम लोगों ने दिखाई कौन दी। तो हमने इसका विरोध करा, लेकिन उसका कोई असर नहीं होया। टाइम ज्यादा नहीं हो गया, बता दियो वो चीज में बोर हो दो तो मैंने बता दियो, कोई टिकट यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से साथियों जब ये कानून बन गया, इसको लागू करवाने की जब बातचीत आई तो अभी तक जमीन पर लागू नहीं है। अभी बहुत सी चीजें हमारी विकलांग अधिकार में रुके लगाने लग रहा बार बार, 2016 कानून लागू करो 2016, लेकिन अभी तक तो लागू नहीं है। तो ये तो वो काम हो गया कि सरकार घोषणाएं तो कर देती है कागजों में, लेकिन जमीन पे तो नहीं है। सरकार ने घोषणा करी थी कि 3.5 लाख रुपए हम बिना ब्याज विकलांगों को देंगे, विधवाओं को भी देंगे। क्या आज तक किसी को मिला है? 80% से ऊपर वालों को सभी को बैटरी वाली रिक्शा देंगे, क्या आज तक सभी को मिली है? आप फतेहाबाद का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आपको 1000 से ज्यादा संख्या नहीं मिलेगी बैटरी वाली रिक्शा मिलने की, केवल 1000। और आबादी कितनी है? 80% से ऊपर वालों की, आपको 10,000 से कम नहीं मिलेगी। लेकिन वो कितने लोग हैं अभी भी बचे हुए हैं, भारी संख्या में तब भी बचे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम 60% से ऊपर वालों को पेंशन देंगे पूरी, और 60 से 40 के बीच वालों को आधी पेंशन देंगे। शायद हमारे बहुत से साथी इस बात को भूल भी गए होंगे, ना यह बात कही है कोई, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है
सरकार के अखबार में दी हुई कटिंग तक भी रखी हुई है हमने। इन्होंने इस बात के लिए भी कहा, लेकिन वो भी आज तक लागू नहीं किया। कई बार राजकुमार मक्कड़ ने यह घोषणा की जल्दी विकलांगों के खाली पद भरे जाएंगे। वो स्टेटमेंट अब तमाम डिपार्टमेंटों को चिट्ठी जारी कर दी है, अपने अपने डिपार्टमेंटों से ये बताए कितने पद कहां खाली हैं और हम जल्द भरेंगे, लेकिन वो आज तक नहीं भरे गए हैं। हमने कहा कि विकलांगों के 15,000 पद खाली है, हम बताते हैं। हमने कर्मचारियों से डाटा लिया है जो कर्मचारी लीडरशिप में काम करते हैं, जो तमाम डिपार्टमेंटों जिनकी पकड़ है, हम उनसे डाटा लिया है। 15,000 पद खाली हैं। अब विकलांगों की स्पेशल वैकेंसी निकालिए और उसमें ये पदों को भरिए। 15,000 विकलांगों को नौकरी देने का मतलब है 15 घरों को आबाद करना, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं है। तो रोजगार कहां हमारे लिए? सरकार तो कह रही है भाई, मतलब इस तरीके के मजाक है क्या सीरियस है, आवाज बहुत उठती रहती है, बोला पकोड़े तलना भी एक तरीके का रोजगार है। और हमारे बारे में तो बड़ी एक अजीब सी घटना भी कही गई थी। आरएसएस का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य था वो, उसका नरेश नाम है शायद, मध्य प्रदेश से, मैं पक्का कंफर्म नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस टाइम काफी विवाद हुआ इस बात को लेकर, काफी लंबा समय हो गया। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मंदिरों के आगे भीख मांगना भी एक प्रकार का रोजगार है। कमाल है यार, भीख मांगना भी एक तरीके का रोजगार है। तो भाई तामे मांग लो या भीखा मैंने कौन संदी, हमारा जो अधिकार है हमारे तो वही दे दो आप। इसका मतलब रोजगार नहीं देने का इरादा है एक तरीके से, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यार। सरकार मतलब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए भला करेगी, लेकिन सरकार जिस भाषा का प्रयोग करती है, जो हमारे को जो भी देती है वो भीख के तौर पे दे रही है, उसको उसके अधिकार के तौर पे नहीं दे रही है। तो इसका मतलब और क्या है बताओ साथियों, क्या मतलब इसका? तो बड़ा दर्द होता है जब एक कोई हमारा विकलांगों का मंत्री हमारे डिपार्टमेंट का बनाया हुआ हो और उसी वही मंत्री हमारा मान सम्मान रखने की बजाय हमारा अपमान करता हो। तो ये तमाम बातें साथियों, इसलिए आज के इस संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं कि भाई विकलांगों के लिए कोई अच्छा माहौल नहीं है, क्योंकि फैमिली आईडी को लेकर आप कितने परेशान हो। अभी सरकार ने अभी बहुत ही जल्दी लेटर आने वाला है, एक जो बीपीएल कार्ड धारक नहीं है वो पेंशन का अधिकार भी नहीं रखेगा आगे। वो बीपीएल कार्ड धारक वही हो सकता है जिसके घर में एक मोटरसाइकिल भी नहीं होगा। जिसके घर में मोटरसाइकिल भी नहीं है वही बीपीएल कार्ड धारक है और वही फिर पेंशन लेने का हकदार है। तो भाई हम जो यहां बैठे हुए हैं, कितने साथियों के पास पेंशन बचेगी? अंदाजा लगा के देखो आप, कितने पेंशन बची, कितने लोगों के पास बचेगी? लगभग साफ हो जाएंगे। पेंशन मानदेय भत्ता है, कोई सैलरी नहीं है, इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। जब सरकार ने इसको लागू किया था उस टाइम ये कहा था कि ये मानदेय भत्ता, ये सम्मान भत्ता है, ये हम सम्मान के तौर पे दे रहे हैं हमारे साथियों को। जब तक उसको कोई रोजगार नहीं मिलता, वो अपने पांव पे खड़ा नहीं होता, तब तक उसको हम देते रहेंगे। लेकिन सरकार अब उसको पेंशन इनकम के साथ जोड़ के उस विकलांगों के पास जो बचा हुआ उसको भी घोषणा चाह रही है। और यूडीआईडी कार्ड को लेकर तो इतना परेशान हुए हम, इस फतेहवाद ने 2-3 महीने तक तो आंदोलन चलाए कि हमारी फैमिली आईडी, हमारा जो यूडीआईडी कार्ड है वो उसमें पुराना मेडिकल को प्रमाण पत्र को मान्य किया जाए, लेकिन इन्होंने गौर नहीं की। उस टाइम ठीक है हमारे साथियों को कि कुछ बन गए पुराने मेडिकल के आधार पे, लेकिन अब वही प्रक्रिया दोबारा चालू कर दी। पुराने मेडिकलों को रिजेक्ट करके नए मेडिकलों के आधार पे यूडीआईडी कार्ड बनाया जा रहा है, सभी को मशीन से गुजारा जा रहा है, जबकि वो प्रमाण पत्र भी उन्हीं लोगों ने बनाया है, उन्हीं लोगों का बनाया हुआ जिन्होंने इसको अब बना रहे हैं बहुत से लोग। लेकिन ये कह रहे नहीं अब भी दोबारा बनवाना पड़ेगा। भाई डॉक्टर सही है, कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं है, चेकअप करके उन्होंने अपना मेडिकल बनवाया है, अब उसी 100% विकलांग को दोबारा मेडिकल बनवाने के लिए जाना पड़ जाए तो यदि इसको 3 चक्कर लगाने पड़ जाए तो 1000 रुपए से कम चक्कर कम से कम लगता है उसका, तो 4-5 हजार रुपए तो उसका वो मेडिकल बनवाने में लग जाते हैं, चाहे वो ओरिजिनल होने के बावजूद भी।
4-5 हजार रुपये उसको खर्च करने पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब सरकार कितना परेशान कर रही है। बहुत से विकलांगों को मतलब यूडीआईडी के नाम से इतना परेशान किया जा रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। जबकि यूडीआईडी कार्ड का एक रूल है, यदि आपको कोई सीएससी की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप मोबाइल से सीधा अपना पुराना मेडिकल प्रमाण पत्र को स्कैन कीजिए, अपना रिकॉर्ड उसमें दर्ज, डाटा उसमें दर्ज कीजिए और आप उसको मेल भेज दीजिए और सीएमओ कार्यालय में आपकी मैसेज मेल जाएगी। उस मेल पे वो देखेंगे कि ये मेडिकल यहां से बना हुआ कि नहीं बना हुआ। यदि उस रिकॉर्ड में मेडिकल बना हुआ है उस साल के हिसाब से उनके रिकॉर्ड में, तो आपको वो वहीं से यस कर देंगे, तो आपका 15 दिन के अंदर यूडीआईडी कार्ड बन के आपके घर पे आ जाएगा। ये है सरकारी प्रक्रिया बनने की जो सरल प्रक्रिया है। तो आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन सरकार ने इसको, हरियाणा सरकार ने इसको उल्टा कर दिया। अब एक यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है साथियों, चाहे यूडीआईडी का मामला हो, चाहे फैमिली आईडी का मामला हो, चाहे बीपीएल राशन कार्ड का मामला हो, हम कह रहे हैं कि सभी विकलांग, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे रखे हैं, जो विकलांग इनकम टैक्स नहीं भरता वो सभी पीले कार्ड के हकदार हैं। उसके बावजूद भी हमारे पीले कार्ड नहीं बनाए जा रहे, बल्कि हमारे को कैंची चली हुई है उनके ऊपर भी, जिसके बड़े हुए हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? इस चीज में साथियों में सोचना पड़ेगा कि संगठन, यदि इनका मुकाबला करना है इन चीजों का, एक व्यक्ति चाहे मैं कितना ही समझदार क्यों ना हूं, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि हम सभी इकट्ठे होकर इसके लिए बोलेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मैंने भगत सिंह का जो उदाहरण दिया था वो इसके साथ अब जुड़ता है। हम संगठित होके, एकजुट होके, और यहाँ फतेहाबाद रतिया के अंदर जितने हमारे विकलांग भाई हैं सभी को हमारे विकलांग अधिकार मंच के साथ जोड़ के यदि हम इकट्ठी ताकत के साथ लड़ेंगे तो हम बहुत सी चीजें ले सकते हैं। अभी आप लोगों को देखा होगा कि बजट के अंदर जो हमारी आप रसीद कटवाते हैं उसके अंदर एक हमारी मांग है कि 40% पे हमारा बस पास होना चाहिए और विकलांगों का स्पेशल कोर्स बढ़ना चाहिए। बजट है जिसके ऊपर सरकार प्रावधान करे और विकलांगों ऊपर खर्च हो। अब ये जो नया जो बजट आया है, इस बजट के अंदर हमारे को 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सभी विकलांगों का बस पास की घोषणा की गई है। तो भाई सरकार का स्वागत है, हमारे लिए पहलकदमी करी है, लेकिन सवाल ये है कि ये कागजों में ना रह जाए। अब सवाल बनता है कि यदि इसको लागू ना किया गया तो हमारा बोलना जरूरी है। यदि आपको ये 40% पे बस पास चाहिए, सरकार ने घोषणा कर दी, अब आप बोलोगे तो ये लागू हो जाएगा। अब जो 50 करोड़ जो पैसे आए हुए हैं या बोलोगे तो विकलांगों के ऊपर खर्च हो जाएगा, नहीं तो ये वैसे ही पड़ा रहेगा जिस तरीके से 2016 का कानून पड़ा हुआ है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए साथियों अपने आप को ताकतवर बनाओ। एक परिवार हमारा जिसमें हम रह रहे हैं वो है, और जब हमारे ऊपर बड़ा संकट आता है तो एक हमारा ये परिवार है। 2 परिवार हमारे पास, लेकिन दोनों परिवार हमारे मजबूत करो आप। एक परिवार के मजबूत होने से मुकाबला नहीं हो सकता, हम दोनों ओर से मजबूत होंगे। जब परिवार से कोई समस्या आती है तो आप इस संगठन की मदद लीजिए। जब आप इस संकट विकलांग मंच में कोई दिक्कत आती है तो आप अपने जिस परिवार में हो उनके साथ बातचीत करके इसको मजबूत बनाने के लिए अपना प्रयास कीजिए। जब बात आती है तो हम अभी तक हमारा दिमाग वहां चलता है जहां पर क्या मिलेगा हमारे को, खाने को क्या है, क्या देंगे हमारे को, ये मतलब ये जो चीजें हैं उस आधार पे हम जाते हैं, नहीं तो जाते नहीं। जब हमें इकट्ठे होने की बात आए तो हम एक आवाज के साथ इकट्ठे हो तब हमारी बात बनेगी, नहीं तो साथियों हमारे लिए समस्या रहेगी। तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी और बिल्कुल आप इतनी देर के साथ मेरी बात सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था और मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी बात ठीक लगी होगी। फिर भी किसी साथी आप कोई भी सवाल हो तो मेरे से बातचीत कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस साथी को संतुष्ट करने के लिए, अपना उसका सवाल का जवाब देने के लिए। और आप लोगों ने आज मेरी इस उद्घाटन स्तर पे मेरे को बोलने का मौका दिया है और मैंने जो बातचीत कही है उस पर आप जरूर विचार करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनने पर बहुत